तो ये कहानी है शुन असानागा की, जिसे मणियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक जादुई मणि लग जाती है, जिससे वो एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो दूसरी दुनिया कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि वहाँ के लोग जादुई ताकत रखते थे। तो ये कहानी शुरू होती है शुन के फादर के बर्थडे के दिन से, जहाँ वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। पर शुन के फादर अभी तक पार्टी में नहीं पहुँचे थे, और इसलिए शुन अपने फादर को लेने जाता है। वहीं उसके फादर अपनी लैब में उन्हीं जादुई मणियों की रिसर्च कर रहे थे। तब शुन उनके ऑफिस में आता है, जहां उसे एक नीले कलर की जादुई मणि दिखती है। और जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो मणि एक बड़ा सा पोर्टल खोल देती है, जिसकी वजह से शुन एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहीं उस दूसरी दुनिया में एक राजकुमार होता है, जिसका नाम एमिलियो था, जो कि अपने फादर के दुश्मन को मारने आया था। यानी कि एमिलियो के फादर को मारकर उसकी राजगद्दी हथियाने वाला ये राजा था, जिसने फिर एमिलियो को अडॉप्ट कर लिया, और इसलिए अब एमिलियो से मारने आया है, जिससे वो अपने रियल फादर की मौत का बदला ले सके। लेकिन जैसे ही एमिलियो राजा को मारने वाला था, उसे वो रोक लेता है और पीछे करते हुए कहता है, एमिलियो, तुम एक कायर हो जो कि बस पीछे से हमला करना जानता है। उसकी ये बात सुनकर एमिलियो अपनी चेस्ट से एक भाले जैसा दिखने वाला हथियार निकालता है, जिसे देखकर राजा भी अपना हथियार निकाल लेता है और वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन एमिलियो राजा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और राजा उसे हरा देता है। सैनिकों, इस कायर को डंजन में बंद कर दो। उसके बाद हम डंजन को देखते हैं, जहां एमिलियो आगे क्या करना होगा वो सोचने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा ब्लू पोर्टल खुलता है, जिसमें शेष शून्य निकलता है। तब एमिलियो कहता है, ओए, तू कौन है बे? और आखिर यहाँ कैसे आया? मैं कौन हूँ? अरे हाँ, मैं तो एक लड़का हूँ, हे। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और उसे उसके बारे में पूछते हैं। तब शुन बोलता है, अरे दोस्तों, मैं नहीं जानता मैं यहाँ पे कैसे आया। मैं तो बस अपने आप ही यहाँ गया हूँ। फिर जब सैनिक शुन को मारने ही वाले थे, तभी शुन के सीने से एक डिवाइन रेड स्वॉर्ड निकलती है, जिसका नाम एक्सकैलिबर था, जिसे देखकर एमिलियो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब शुन उस स्वॉर्ड का एक ही हमले से सब सैनिकों को मार देता है और एमिलियो भी उस प्रिजन से आज़ाद हो जाता है। अगर हम यहाँ रुके तो राजा हमें ढूंढ लेगा और पकड़े जाएंगे। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और ये कहते हुए एमिलियो शुन को कैसल से निकालता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, पर एमिलियो वॉल के साइड में लगे एक हिडन बटन को यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। और शुन उसे बार बार बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। लेकिन तभी उसके सामने जूजियंस में से एक खड़ा होता है और जूजियंस किंग को डायरेक्ट सर्व करते हैं। तब एमिलियो अपने हथियार निकालता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ओए, बस ऐसे ही देखता रहेगा या फिर कुछ हेल्प भी कराएगा मेरी? जल्दी से अपना एक्सकैलिबर निकाल। लेकिन शुन को वेपन को निकालना नहीं आता था। तब जूजन एमिलियो को छोड़कर शुन पर हमला करने जाता है और मौत के डर की वजह से शुन की स्वॉर्ड आ जाती है और शुन उस पर अपना हमला करता है। लेकिन जूजियन जैसे अपना दूसरा हमला शुन पर करता है, एमिलियो आकर उसे बचा लेता है। लेकिन उसके चक्कर में वो दोनों ही एक नदी में गिर जाते हैं। तब वहाँ एक और जूजियन आता है और कहता है, हमें उन दोनों लोगों को जिंदा पकड़ के लाना था। वहीं हम देखते हैं कि एमिलियो और शुन एक सीवर में थे, जहां एमिलियो शुन से पूछता है, तुम सरफेस से हो ना, तो आखिर तुम यहाँ कैसे आए? क्योंकि इस जगह का नाम है एंडोरा। उसके बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं, जहां शुन एलिशा नाम की एक लड़की से मिलता है और उसके पेट प्लेरियन से भी। फिर एमिलियो उसे पास्कल नाम के एक आदमी के पास ले जाने लगता है और उसी आदमी ने एमिलियो को सिखाया था जब वो छोटा था। तब वो लोग वहां जा ही रहे थे कि तभी उस पर एक सूअर जैसे दिखने वाला जानवर हमला करता है और एमिलियो उससे लड़ने लगता है और एलिशा का फ्लेरियन भी बड़ा हो जाता है। पर तभी वहां एक और जानवर आ जाता है और शुन भी अपनी एक्सकैलिबर निकाल लेता है और शुन उस जानवर का सींग काट देता है। पर शुन और एलिशिया एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये सब कारनामा पास्कल का ही था और पास्कल यही भूल गया कि ये सब उसने करा है। इन सब के बाद वो लोग पास्कल के घर जाते हैं, जहाँ पास्कल शुन को मैप के जरिए समझाता है, तो ये है हमारी अर्थ, जहाँ ये है एंडोरा और इसके बीच में है अदामास, एक क्रिस्टल जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। एंडोरा एक दूसरी दुनिया है जो कि सरफेस के नीचे है, इसलिए सनलाइट इसमें डायरेक्टली नहीं आ सकती। पर अदामास उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे यहाँ रोशनी होती है। और सरफेस की दुनिया में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी ये दुनिया बनाई है वो नहीं चाहता था
कि सरफेस के लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि सरफेस के लोग अंडरग्राउंड जगह का मतलब नर्क मानते हैं। तब शुन कहता है, अगर सरफेस के लोगों को एंडोरा के बारे में नहीं पता, तो आखिर एंडोरा के लोगों को सरफेस के बारे में कैसे पता है? पास्कल कहता है, जब एंडोरा शुरुआत में बना था, तब यहाँ के लोगों की बात सरफेस के लोगों से हुआ करती थी और ये सब चीज़ें उसने रॉयल लाइब्रेरी की इस किताब से सीखी हैं। तो आखिर ये दोनों दुनिया के लोग एंडोरा से सरफेस और सरफेस से एंडोरा ट्रैवल कैसे करते होंगे? तब पास्कल कहता है, पहले एक बेबीलोन नाम की जगह थी, जो सरफेस और एंडोरा को जोड़े रखती थी। बेबीलोन में ही बाबेल था, जिससे लोग आते और जाते थे। लेकिन एक डिज़ास्टर के चलते वो बाबेल डिस्ट्रॉय हो गया और फिर हमारा राजा डेलजेन ने उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश ज़रूर की, पर उन्हें एक दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। पास्कल की इन बातों से सुन ये समझ जाता है कि बाबेल लगभग तैयार हो चुका है और इसलिए वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ हलचल मचने लगती है और पास्कल जल्दी से अपने दूरबीन से देखता है कि राजा की सेना की एक टुकड़ी वहाँ तेजी से आ रही है। तब एमिलियो अपना वेपन निकालने ही लगता है, लेकिन पास्कल मना करता है क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तभी पास्कल अपनी एक शिप निकाल लेता है और सभी लोग उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और पास्कल कहता है, क्या हुआ? अगर पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। पास्कल बोलता है, मुझे लगता है किंग डेल्जिन को रीज़न पता चल गया है बाबिल के ना बन पाने का। मैं पहले किंग के इस काम में ही था, जिसमें मैं राजा के लिए बाबिल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि सरफेस को एंडोरा से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पूर्वज भी यही चाहते थे। राजा को मेरी बात समझ में नहीं आई और इसलिए उसने मुझे निकाल दिया और एक दूसरे आदमी के साथ इसे कंटिन्यू करने लग गया और शायद अब उसे ये पता चल गया है कि बाबिल अब तक मेरी वजह से रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल। अगले सीन में हम उन सबको पास्कल के हाइडआउट नंबर 1 में देखते हैं, जहाँ वो उन सबको अंदर ले आता है और शाम के टाइम वो एमिलियो से पूछता है कि आखिर वो डंजियन में क्या कर रहा था और आखिर उसे शून कहाँ मिला? तब एमिलियो कहता है, मैं डंजियन में था, पर तभी वहाँ एक ब्लू पोर्टल से खुलता है, जिसमें से मैंने एक पूरी ही अलग दुनिया देखी और उसमें से शिन निकल गिरा। पास्कल कहता है, तुम्हें पता है अब राजा मेरे पीछे क्यों है? क्योंकि मैंने बाबेल को रिकंस्ट्रक्ट करने में देरी करी थी। मैंने उसके डायग्राम में टैम्परिंग करी थी, लेकिन अब तक उसने उसे सही कर लिया होगा और इसलिए अब हमें जल्द से जल्द बाबेल पहुंचना होगा। एक बार शुन को उसके घर भेजने के बाद मैं बाबेल को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, जिससे ये दोनों दुनिया फिर से एक दूसरे से कनेक्शन ना बना पाए। क्योंकि एंडोरा की हिस्ट्री के मुताबिक हमें दोनों दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब हमें किंग डेलजिल दिखाया जाता है, जिससे एक सैनिक आकर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे हाथ से पास्कल निकल गया, लेकिन अगर आप चाहें तो हम अपनी आर्मी नंबर 2 और आर्मी नंबर 3 को भेज सकते हैं उसे पकड़ने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ज़ूजियंस आ गए हैं और अब किंग ज़ूजियन से पास्कल को यहाँ लाने की कहता है। वहीं दूसरी तरफ पास्कल विलेज में जाने के लिए अपना हुलिया बदलता है, क्योंकि उसे विलेज से कुछ ज़रूरी सामान लाना था और इसलिए वो अपना हुलिया बदल कर विलेज में जाता है और एलिशा भी जंगलों में कुछ लेने जाती है। तब एमिलियो शुन से कुछ बात करने के लिए उसे अपने साथ बैठाता है और कहता है, सुनो शुन, अगर तुम्हें अपनी दुनिया में जाना है तो तुम्हें मेरा साथ चलना होगा, क्योंकि राजा बेबीलोन में जा रहा है और अगर वो वहाँ तक पहुँच गया तो तुम्हारा वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ऐसे ही शुन एमिलियो की बातों में आ जाता है और उसके साथ चलने की बात मान लेता है। अगला सीन रात का होता है, जहाँ वो दोनों एलिशा को सोने के बाद नदी पार करके एक चोटी के किनारे वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तभी उनके गले पे कोई तलवार रख देता है। तब हमें पता चलता है कि ये जगह इग्नोट्स नाम के एक ग्रुप की है। तुम ये हमें आखिर कहाँ ले आए पागल इंसान? तब एमिलियो कहता है, हम अपनी मदद लेने यहाँ आए हैं। मेरा नाम एमिलियो है और मैं यहाँ इग्नोट्स के लीडर से बात करने के लिए आया हूँ। तब इग्नोट्स का लीडर डैंड्रियो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर हम अगले सीन में उन्हें बात करते देखते हैं, जहाँ एमिलियो कहता है, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी पावर लेवल्स को जूजियन से मैच किया जाता है और इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए किंग डेल्जिन को हराने में। उसकी ये बात सुनकर डैंड्रियो कहता है, तुम्हें आखिर अपने पिता राजा डेल्जिन को क्यों मारना है?
डैंड्रियो की इस बात को सुनकर एमिलियो बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर डैंड्रियो फिर से कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, और आखिर तुम अपने राजा को डेल्जिन को मारने के बाद क्या करोगे? मैंने इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। बस मैं राजा को मारना चाहता हूँ। बस। अब चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक देनी पड़े। तब डैंड्रियो कहता है, तो तुम उसे मारने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, हाँ? तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। डेल्जिन को तो शर्म से मर जाना चाहिए कि उसने तुम जैसे बेटे को पाला। डैंड्रियो की इस बात को सुनकर एमिलियो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल लेता है। लेकिन डैंड्रियो अपने एक ही वार से उसे हरा देता है, वो भी एक नॉर्मल से खंजर से। बच्चे, जंग हथियार से नहीं बल्कि उसके चलाने वाले से जीती जाती है। तभी शुन अपना एक्सकैलिबर निकाल लेता है, लेकिन डैंड्रियो उसे भी उल्टा लटका देता है। तब एमिलियो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि अगर मैं राजा बनने के काबिल बन जाऊं तो तुम मेरी मदद करोगे? वैसे तो हमारा तुम्हारी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। तब शुन कहता है, लेकिन अगर एमिलियो तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करके दिखा दे और जैसा तुम राजा चाहते हो वैसा राजा बन के दिखा दे, तो क्या तुम एमिलियो की मदद करोगे? और शुन की इस बात को सुनकर डैंड्रियो उसे नीचे उतार देता है और कहता है, एमिलियो, अगर तुम अपनी काबिलियत साबित कर दो कि तुम राजा बनने के लायक हो, तो मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा। तो आखिर अब ये दोनों क्या करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।